प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। डीबीएमएस के इस सेशन में हम जो टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं वो इस प्रकार से है: डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड ट्रंकेट स्टेटमेंट्स, डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड डिलीट स्टेटमेंट्स एंड द सेलेक्ट स्टेटमेंट। डीबीएमएस के पिछले सेशन में जो टॉपिक्स हमने कवर किए थे वो 3 टॉपिक्स थे: इंसर्टिंग रोज यूजिंग सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल्स, इसके लिए हमने एम्परसेंड साइन का प्रयोग किया था, देन अपडेट स्टेटमेंट एंड डिलीट स्टेटमेंट. So now let's start the session. The first topic of today's session is difference between delete and truncate statements. As I have already explained the working of delete and truncate statement, अभी इन दोनों में डिफरेंस क्या था उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं. दोनों स्टेटमेंट्स का उपयोग टेबल में उपलब्ध नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स या नंबर ऑफ रोज को डिलीट करने के लिए किया जाता है, लेकिन दोनों की वर्किंग स्टाइल थोड़ी डिफरेंट है. डिलीट स्टेटमेंट का प्रयोग साधारणतया हम तब करते हैं जब हमें टेबल में से कुछ सेलेक्टिव रिकॉर्ड्स को डिलीट करना होता है, या आप चाहें तो पूरे के पूरे रिकॉर्ड्स को डिलीट स्टेटमेंट के द्वारा रिमूव कर सकते हैं. डिलीट स्टेटमेंट के द्वारा डिलीट किए गए रिकॉर्ड्स के बाद में जो उनके लिए स्पेस पहले से बनाया गया था, रिकॉर्ड्स के लिए जो स्पेस पहले से बनाया गया था वो स्पेस फ्री नहीं होता है, वेयरएज ट्रंकेट स्टेटमेंट के द्वारा टेबल के सभी रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाते हैं और उनके लिए, उन रिकॉर्ड्स के लिए जो स्पेस रिजर्व किया गया है वो स्पेस भी फ्री हो जाता है. उस स्पेस का उपयोग कुछ और रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए किया जा सकता है या कुछ और डेटा स्टोर करने के लिए किया जा सकता है. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड ट्रंकेट स्टेटमेंट. ट्रंकेट स्टेटमेंट कंपैरेटिवली डिलीट स्टेटमेंट से फास्ट होता है. ट्रंकेट स्टेटमेंट के द्वारा अगर आपने एक बार डेटा डिलीट कर दिया, टेबल के रोज को डिलीट कर दिया, वो रिकॉर्ड वापस नहीं आ सकते, जबकि डिलीट स्टेटमेंट के द्वारा रिमूव किए गए रिकॉर्ड्स को वापस लाया जा सकता है. The next topic is difference between drop statement and truncate statement. ड्रॉप स्टेटमेंट के द्वारा पूरी की पूरी टेबल को डिलीट किया जाता है, जिसमें टेबल का स्ट्रक्चर मीन्स नेम ऑफ द टेबल, टेबल के कॉलम्स और उन कॉलम्स के अंतर्गत आने वाली जितनी भी रिकॉर्ड्स है या रो है वो सारी की सारी डिलीट हो जाती है. जबकि ट्रंकेट स्टेटमेंट के द्वारा टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड्स स्टोर होते हैं सिर्फ वो रिकॉर्ड्स डिलीट होते हैं. इसमें टेबल का नाम और टेबल में उपलब्ध कॉलम्स के नाम, उसकी साइज और उससे संबंधित इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स डिलीट नहीं होते हैं, सिर्फ रोज डिलीट होती है. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड ट्रंकेट स्टेटमेंट. सो व्हेन यू ड्रॉप ए टेबल, जब आप किसी टेबल को ड्रॉप करते हैं या डिलीट करते हैं या रिमूव करते हैं, तो टेबल का स्ट्रक्चर मीन्स नेम ऑफ द टेबल एंड ऑल द कॉलम्स ऑफ द टेबल, वो सारा डिलीट हो जाता है. अगर उस टेबल को जो आप डिलीट करने जा रहे हैं किसी अन्य टेबल से लिंक किया हुआ है, तो वो लिंक या रिलेशनशिप भी ड्रॉप हो जाती है. अगर आपने कॉलम पे या टेबल पे कोई इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स लगाए हुए हैं, तो ड्रॉप स्टेटमेंट उन सभी कंस्ट्रेंट्स को भी डिलीट कर देता है. तथा अगर आपने यूजर को कोई स्पेशल परमिशन या प्रिविलेजेस दिए हुए हैं, तो वो भी उसके साथ में डिलीट हो जाएंगे. जबकि ट्रंकेट स्टेटमेंट में टेबल का स्ट्रक्चर एज इट इज रहता है, उसके अंदर उपलब्ध रिकॉर्ड्स ही डिलीट होते हैं. The next statement is select statement. Select statement डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में सबसे ज्यादा काम आने वाला स्टेटमेंट होता है. टेबल का निर्माण आप एक बार करते हैं, उसमें टेबल के स्ट्रक्चर में थोड़ा बदलाव कर सकते हैं, उसके बाद में
जब टेबल का स्ट्रक्चर आप पूरी तरीके से बना लेते हैं क्रिएट टेबल स्टेटमेंट के द्वारा और अल्टर टेबल के द्वारा उसमें चाहे गए चेंजेस कर देते हैं, उसके बाद इंसर्ट स्टेटमेंट के द्वारा उसमें रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं या रिकॉर्ड स्टोर किए जाते हैं। अगर रिकॉर्ड्स में आपको कोई चेंजेस करना है तो उसके लिए डिलीट स्टेटमेंट या अल्टर स्टेटमेंट इत्यादि का प्रयोग करते हैं। उसके बाद उस टेबल में उपलब्ध रिकॉर्ड्स को हम अलग-अलग तरीके से देखना चाहते हैं। उन रिकॉर्ड्स को देखने के लिए सेलेक्ट स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है। So the select statement is used to select data from a database. The data returned is stored in a result table called result set. एक टेबल में सपोजिंगली 100 रिकॉर्ड्स हैं। आप उन 100 रिकॉर्ड में से कुछ रिकॉर्ड्स ही देखना चाहते हैं या सारे रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, तो जो रिकॉर्ड उस टेबल से आते हैं और उनको हम किसी अन्य टेबल में स्टोर करते हैं, तो जिस टेबल में डेटा स्टोर किया जाता है उसे रिजल्ट टेबल कहते हैं और उसका दूसरा नाम रिजल्ट सेट भी होता है। तो रिजल्ट सेट में सोर्स टेबल से आने वाले रिकॉर्ड्स को स्टोर किया जाता है, उसके बाद उन रिकॉर्ड्स को स्क्रीन के ऊपर देखा जाता है या कैलकुलेशन के काम में लिया जा सकता है। एसक्यूएल में उपलब्ध सेलेक्ट स्टेटमेंट का सिंटैक्स निम्न प्रकार से है। सेलेक्ट स्पेस एक्सप्रेशंस फ्रॉम टेबल्स, देन वेयर कंडीशन को स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा गया है। सिंटैक्स में अगर किसी भी आइटम को हम स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज करते हैं, इट मीन्स होता है कि ये आइटम ऑप्शनल है। अगर आवश्यकता हो तो आप उसे यूज कर लीजिए, वरना आप उसे बाईपास भी कर सकते हैं। देन ऑर्डर बाय एक्सप्रेशन, ASC मीन्स असेंडिंग ऑर्डर, DESC मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर। Then again in a square bracket having the group condition, again in square bracket group by column 1, column 2, column n and so on, and at last we will use semicolon sign. So this is the entire syntax of the select statement. इस syntax पर आधारित हम one by one items को explain करेंगे। Now I am going to explain each term of select statement used in the syntax. Select is a keyword, it is a statement, and then expression, then from keyword, tables, within square brackets, where and conditions, within again square brackets, order by expression ASC oblique DESC, again there is a square bracket, inside this square bracket having close is using along with the group condition, and there is one more optional option, that is group by column 1 comma column 2 up to column n, and then the semicolon sign indicates that this is the end of the select statement. Now we are explaining each part of the select statement. The first term that we are using in select statement is expression. यहाँ एक्सप्रेशन में हम कॉलम्स के नाम यूज करते हैं या कोई कैलकुलेशन लिख सकते हैं, जैसे 5 + 6 लिख सकते हैं, या फिर हम सभी कॉलम्स टेबल के सभी कॉलम्स को अगर हमें एक साथ रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए स्टार का साइन यूज किया जा सकता है। स्टार के साइन का मतलब होगा कि सभी टेबल के सभी कॉलम्स। देन द नेक्स्ट term is table. The table that you wish to retrieve records from. हम यहाँ पे उस टेबल का नाम लिखेंगे जिससे हम रिकॉर्ड्स प्राप्त करना चाहते हैं। यहाँ पे एक या एक से ज्यादा टेबल्स का नाम लिखा जा सकता है और उससे पहले फ्रॉम क्लोज का यूज किया जाता है, मीन्स कौन सी टेबल से। नेक्स्ट इज वेयर कंडीशन। यह कंडीशन ऑप्शनल होती है। The conditions that must be met
for the records to be selected. If no conditions are provided, then all records will be selected. Where condition का प्रयोग हम तभी करते हैं जब टेबल में से कुछ सेलेक्टिव रिकॉर्ड्स को हमें स्क्रीन के ऊपर दिखाना होता है। अगर हम वेयर क्लोज का उपयोग नहीं करते हैं तो टेबल में उपलब्ध सभी रिकॉर्ड्स सेलेक्ट हो जाएंगे और आपके सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएंगे। देन नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट इज ऑर्डर बाय एक्सप्रेशन। ये भी ऑप्शनल क्लोज है। इस क्लोज के द्वारा हम टेबल में उपलब्ध सभी डेटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में माने ABCD के क्रम में या डिसेंडिंग ऑर्डर में Z to A की तरफ रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कर सकते हैं, जिन्हें सॉर्टिंग कहा जाता है। SORTING। सॉर्टिंग का मतलब होता है टेबल के सभी रिकॉर्ड्स को या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना है। तो अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में सभी रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करवाने हैं तब हम ASC कीवर्ड का उपयोग करते हैं। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में टेबल के सभी रिकॉर्ड्स को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए DESC कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है। अगर हम कीवर्ड का प्रयोग नहीं करते इन दोनों में से तो बाय डिफॉल्ट ASC मीन्स सारे रिकॉर्ड्स असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले होते हैं। The next optional clause is the group by statement. Group by statement टेबल में उपलब्ध जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं उनका एक समूह बना लेता है किसी भी एक वैल्यू के आधार पे। फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए कॉलम सिटी। उस सिटी नाम के कॉलम में सपोजिंगली 100 रिकॉर्ड्स ऑलरेडी भरे हुए हैं। उनमें से कुछ बीकानेर के हैं, कुछ जयपुर के हैं, कुछ दिल्ली के हैं। तो ग्रुप बाय क्लोज क्या करेगा, उन सभी के ग्रुप बना लेगा। बीकानेर का एक ग्रुप बनेगा, जयपुर के जितने भी रिकॉर्ड हैं उनका दूसरा ग्रुप बनेगा, दिल्ली के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनका अलग ग्रुप बन जाएगा, तीसरा ग्रुप बन जाएगा। और ग्रुप होने के बाद में उसके ऊपर हम एग्रीगेट फंक्शंस लगा सकते हैं। एग्रीगेट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो बहुत सारे नंबर्स को एक नंबर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं या इसके अलावा बहुत सारे रिकॉर्ड्स में से या बहुत सारे डेटा में से एक पर्टिकुलर डेटा को या एक से ज्यादा डेटा को आपके सामने डिस्प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल पहला एग्रीगेट फंक्शन है काउंट। सपोजिंगली टेबल में 100 रिकॉर्ड्स है तो काउंट आपको 100 माने 100 स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेगा। इट मीन्स ये एक एग्रीगेट फंक्शन है जो उन सभी 100 रोज को या 100 रिकॉर्ड्स को एक नंबर 100 के द्वारा प्रदर्शित करता है। सिमिलरली दो और एग्रीगेट फंक्शंस है मैक्स एंड मिन। ये किसी पर्टिकुलर कॉलम में मैक्सिमम नंबर कौन सा है या मिनिमम नंबर कौन सा है उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करता है। सिमिलरली सम एंड एवरेज, दीज आर ऑल्सो नोन एज एग्रीगेट फंक्शंस। सम नाम का जो फंक्शन है वो कॉलम में उपलब्ध जितने भी डेटा हैं उन सब का टोटल करके आपको एक नंबर के रूप में उन सब का टोटल प्रदर्शित करेगा, इसलिए हम इसको एग्रीगेट फंक्शन कहते हैं। सिमिलरली एवरेज वर्क्स। सो ग्रुप बाय स्टेटमेंट के साथ में हम एग्रीगेट फंक्शंस का प्रयोग करते हैं एक ग्रुप के लिए। फॉर एग्जाम्पल बीकानेर के 20 रिकॉर्ड्स हैं, अगर तो ग्रुप बाय स्टेटमेंट है वो बीकानेर के 20 रिकॉर्ड्स का एक ग्रुप बनाएगा और काउंट स्टेटमेंट उन ग्रुप के प्रत्येक रो को काउंटिंग करेगा और फाइनली बताएगा कि टोटल इसमें 20 रो अवेलेबल है। ग्रुप बाय स्टेटमेंट का उपयोग हम सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ में करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर हम वेयर क्लोज का इस्तेमाल भी सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ और ग्रुप बाय के अंदर यूज कर सकते हैं। सो हियर यू कैन सी
द सिंटैक्स ऑफ ग्रुप बाय क्लोज। तो इसके लिए सेलेक्ट कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2 कॉलम n फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन ग्रुप बाय कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2 ऑर्डर बाय कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग हाउ टू यूज ग्रुप बाय क्लोज on a table. There is a table. Name of the table is customers. इस टेबल में टोटल 5 कॉलम्स हैं तथा इन 5 कॉलम्स के अंडर टोटल 7 रिकॉर्ड्स हैं। आईडी इनका प्राइमरी की है, आईडी में 1 to 7, देन 7 नेम्स, 7 एजेस, 7 एड्रेसेस एंड 7 सैलरीज। नाउ अगर हम यह पता करना चाहते हैं कि किस पर्टिकुलर पर्सन को टोटल कितनी सैलरी मिल रही है, तो उसके लिए हम इन सभी पर्सन्स का एक एक ग्रुप बनाएंगे और उन ग्रुप के सामने उसकी जितनी भी सैलरी है उनको डिस्प्ले करवाएंगे। इसके लिए ग्रुप बाय स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है। सो हियर यू कैन सी एसक्यूएल ग्रेटर देन साइन के सामने सेलेक्ट स्पेस नेम कॉमा सम विद इन ए पेयर ऑफ पैरेंथेसिस सैलरी। तो यहां सैलरी का टोटल हो जाएगा फ्रॉम कस्टमर्स टेबल। कस्टमर्स इज द नेम ऑफ द टेबल। ग्रुप बाय नेम, यहाँ पे नाम के आधार पे ग्रुप्स बनेंगे। तो इस टेबल में सभी नाम अलग अलग है, इसका मतलब इस टेबल में टोटल 7 ग्रुप्स बनेंगे। अगर एक जैसे नाम होते हैं तो उनका एक ही ग्रुप बनता है। यहाँ पे 7 नेम्स हैं, वो भी अलग अलग है, इसलिए 7 ग्रुप्स बनेंगे और उनके सामने उपलब्ध सैलरी का टोटल स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा। सो इन आउटपुट यू कैन सी नेम एंड सम सैलरी। तो प्रत्येक कस्टमर का नाम है और उसके सामने उपलब्ध उनकी सैलरी है। तो इसमें जितने भी रिकॉर्ड थे सारे के सारे यूनिक रिकॉर्ड है। तो यूनिक रिकॉर्ड का कोई ग्रुप बन नहीं सकता। अगर सिमिलर नेम होते तो उनका ग्रुप बनता है। तो इसके लिए 7 ग्रुप्स बने और उनकी सैलरी का टोटल उनके नाम के सामने डिस्प्ले किया गया है। अगेन देयर इज ए कस्टमर टेबल और उस कस्टमर टेबल में 5 कॉलम्स उपलब्ध हैं। प्लीज रीड ऑल द डेटा ऑफ दिस टेबल वेरी केयरफुली, क्योंकि इस बार हमने इस टेबल में कुछ डुप्लीकेट नाम रखे हैं। जैसे रमेश 2 बार लिखा गया है, ऐसे कौशिक भी 2 बार लिखा गया है। तो इसका मतलब होगा कि इस टेबल के अगर अपन ग्रुप बनाना चाहें तो इसमें टोटल 5 ग्रुप बनेंगे, क्योंकि रमेश 2 बार आ गया उसका एक ग्रुप बनेगा, कौशिक 2 बार आ गया उसका भी एक ग्रुप बनेगा, और उसके अलावा हार्दिक, कोमल और मफी इनके अलग अलग ग्रुप्स बनेंगे। तो टोटल 5 ग्रुप बनेंगे और सेम स्टेटमेंट वी आर अप्लाइंग on the table which has the duplicate names. So look at the result of this select statement. Select space name comma sum within a pair of parentheses salary from customers, group by name and then semicolon. तो यहाँ आप देख सकते हैं हार्दिक का सिंगल रिकॉर्ड्स है जिसकी सैलरी 8,500 है। कौशिक के 2 रिकॉर्ड्स हैं, तो जिनकी सैलरी, कौशिक की जो सैलरी है वो 2 बार सैलरी कॉलम में आई हुई है, 2,000 अलग है, 6,500 अलग है। तो इन दोनों का टोटल हो जाएगा। मीन्स कौशिक के सामने 8,500 रुपए शो किए गए हैं। कोमल का एक ही रिकॉर्ड है तो वो एज इट इज उसकी सैलरी आ जाएगी। देन मफी का भी एक ही रिकॉर्ड है, उसकी सैलरी भी एज इट इज आ जाएगी, दैट इज 10,000। लेकिन रमेश के 2 रिकॉर्ड्स हैं तो दोनों रिकॉर्ड्स में सैलरी का टोटल होके रमेश के सामने डिस्प्ले होगा। तो रमेश के मेन टेबल में 2 रिकॉर्ड्स हैं जिसमें एक पहले रिकॉर्ड में सैलरी 2,000 रुपए और दूसरे रिकॉर्ड में सैलरी 1,500 रुपए। इन दोनों का टोटल 3,500 रुपए रिजल्ट टेबल में रमेश के नाम के आगे आपको दिखाई देगा। तो
In this way, the group by clause works along with the select statement. The next clause is having clause. Structured query language में having clause को बाद में ऐड किया गया था क्योंकि where कीवर्ड में एक प्रॉब्लम थी. where कीवर्ड को एग्रीगेट फंक्शंस के साथ में उपयोग नहीं लिया जा सकता था. एग्रीगेट फंक्शंस के साथ में अगर कोई कंडीशन लगानी होती है तो उसके लिए हैविंग क्लोज का प्रयोग किया जाता है. द एसक्यूएल हैविंग क्लोज इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद द ग्रुप बाय क्लोज टू रेस्ट्रिक्ट ग्रुप ऑफ रिटर्न रोज टू ओनली दोज whose the condition is true. तो इसका उपयोग हम ग्रुप बाय स्टेटमेंट के साथ में करते हैं. सपोजिंगली ग्रुप में से भी हम कुछ ग्रुप के ऊपर हम कुछ कंडीशन लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हम हैविंग कीवर्ड का उपयोग करते हैं. वहां पे वेयर कीवर्ड का उपयोग नहीं किया जा सकता. सो हियर यू कैन सी द सिंटैक्स ऑफ द हैविंग क्लोज. हैविंग क्लोज का उपयोग हम ग्रुप बाय के साथ में करते हैं और ग्रुप बाय को हम select statement में यूज कर सकते हैं. So here you can see the syntax. Select space expression 1 comma expression 2 up to expression n. Aggregate function within a pair of parentheses aggregate expression from tables, then where condition group by expression 1 comma expression 2 up to expression n and having condition semicolon. Now I am explaining each term that we are using in select statement. The first term is expression 1, expression 2, expression n. यहाँ पे expression का मतलब है expression that are not encapsulated within aggregate function and must be included in the group by clause near the end of the SQL statement. SQL स्टेटमेंट से जस्ट पूरा होने से पहले जो ग्रुप बाई क्लोज लिखा गया है उसके अंदर जो जो एक्सप्रेशंस हमने लिखी है जैसे एक्सप्रेशन 1 कॉमा एक्सप्रेशन 2 देन डॉट 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 एक्सप्रेशन अंडरस्कोर n, उन सभी एक्सप्रेशंस को हम सेलेक्ट स्टेटमेंट में लिखेंगे. एक्सप्रेशन 1 कॉमा एक्सप्रेशन 2 देन डॉट्स एंड एक्सप्रेशन n. Then the aggregate function. This is an aggregate function such as the sum, count, min, max, avg function. Then the aggregate expression. This is the column or expression that the aggregate function will be used on. Supposingly एक amount नाम का कॉलम है, उस amount नाम के कॉलम को हम एग्रीगेट एक्सप्रेशन कहेंगे क्योंकि एग्रीगेट फंक्शन सम नाम का फंक्शन हम अमाउंट नाम के कॉलम पे उपयोग करेंगे. तो यहाँ पे सम नाम का जो फंक्शन है उसको एग्रीगेट फंक्शन कहा जाता है और अमाउंट नाम का जो कॉलम है उसे एग्रीगेट एक्सप्रेशन कहा जाता है. देन द टेबल्स, यहाँ पे हम टेबल का नाम यूज करेंगे जिसके अंदर वो रिकॉर्ड्स उपलब्ध है जिस पे हम सेलेक्ट स्टेटमेंट का उपयोग करना चाह रहे हैं. देन देयर इज ए वेयर कंडीशन. वेयर कंडीशन कुछ लिमिटेड रिकॉर्ड्स को स्क्रीन पे आने देता है और कुछ रिकॉर्ड्स को वो रेस्ट्रिक्ट कर देता है. देन द हैविंग कंडीशन. दिस इज ए फर्दर कंडीशन अप्लाइड ओनली टू द एग्रीगेट रिजल्ट टू द restrict the group of return rows. हैविंग क्लोज का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम कोई कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं एग्रीगेट रिजल्ट के ऊपर. एग्रीगेट रिजल्ट के ऊपर हम वेयर कंडीशंस का उपयोग नहीं कर सकते. नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग हाउ टू यूज हैविंग क्लोज. हैविंग क्लोज का प्रयोग कैसे किया जाता है उसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. Supposingly there is a table order details.
एक ऑर्डर डिटेल्स नाम की एक टेबल पहले से बनी हुई है जिसमें कई कॉलम्स हैं। उनमें से 2 कॉलम है डिपार्टमेंट एंड सेल्स। हम डिपार्टमेंट एंड सेल्स को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं और सेल्स नाम का जो कॉलम है उसको हम एक नया हेडिंग देना चाहते हैं। उस हेडिंग का नाम है टोटल सेल्स। तो इसके लिए आप पहले सेलेक्ट स्टेटमेंट देखिए। हम उस पूरी टेबल में से सिर्फ 2 कॉलम्स को ही सेलेक्ट करना चाहते हैं। इसके लिए लिखा गया है सेलेक्ट स्पेस डिपार्टमेंट कॉमा सम विदिन ए पेयर ऑफ पैरेंथेसिस सेल्स। ये सेल्स कॉलम ऑर्डर डिटेल नाम के टेबल में उपलब्ध है जिसके ऊपर हम एग्रीगेट फंक्शन सम यूज करने जा रहे हैं तथा उस टेबल के कॉलम का नाम भी हम चेंज कर रहे हैं। इसके लिए एज विदिन ए पेयर ऑफ कोटेशन साइन टोटल सेल्स लिखा गया है। ओरिजिनल टेबल में उस कॉलम का नाम सेल्स है जबकि स्क्रीन के ऊपर सेल्स की जगह टोटल सेल्स हेडिंग दिखाई देगा। फ्रॉम ऑर्डर डिटेल्स, फ्रॉम कीवर्ड है और ऑर्डर डिटेल एक टेबल का नाम है। देन ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। सपोजिंगली उस टेबल में 5 अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट्स है। डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3, डिपार्टमेंट 4, डिपार्टमेंट 5। तो डिपार्टमेंट 1 सपोजिंगली 10 बार रिपीट हो गया होगा उस टेबल के अंदर। डिपार्टमेंट 2 है वो 3 बार रिपीट हो गया। डिपार्टमेंट 3 है वो 15 बार रिपीट हो गया। डिपार्टमेंट 4 है वो 20 बार रिपीट हो गया। डिपार्टमेंट 5 है वो 17 टाइम रिपीट हो गया। तो इन सभी डिपार्टमेंट्स का एक अलग अलग ग्रुप बन जाएगा। तो डिपार्टमेंट 1 की जितने भी सेल्स हैं उन सब का टोटल हम करने जा रहे हैं लेकिन साथ में कंडीशन भी लगाना चाहते हैं। वो कंडीशन सिर्फ हैविंग क्लोज के द्वारा ही लग सकती है। तो यहाँ पे लिखा गया है ग्रुप बाय डिपार्टमेंट हैविंग सम विदिन ए पेरो पैरेंथेसिस सेल्स। प्लीज नोट सेलेक्ट स्टेटमेंट में भी हमने इसी सम एग्रीगेट फंक्शन का प्रयोग किया है और गोल वाले ब्रैकेट्स में उसी कॉलम का नाम लिखा है जो कि हैविंग क्लोज के अंदर लिखा गया है। माने सम सेल्स हैविंग क्लोज में भी है और सम सेल्स सेलेक्ट स्टेटमेंट में भी है और यहाँ पे कंडीशन लिखी है ग्रेटर देन 1000। तो जिन का ग्रुप बना है उस ग्रुप में अगर सेल्स ग्रेटर देन 1000 है उन्हीं का टोटल होगा। अगर इक्वल टू या लेस देन 1000 के है तो वो टोटल के अंदर शामिल नहीं होगा। सिमिलरली वी आर अप्लाइंग काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स उस पर्टिकुलर कैटेगरी में कितने आते हैं उनकी काउंटिंग करके आपको बता देगा। फॉर एग्जाम्पल सपोजिंगली किसी एक डिपार्टमेंट में कुछ एम्प्लॉयज वर्क करते हैं तो एम्प्लॉयज के नाम के आगे उनका डिपार्टमेंट का नंबर लिखा हुआ है या डिपार्टमेंट का नाम लिखा हुआ है। तो ये डिपार्टमेंट वाइज टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं उसकी काउंटिंग करके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देगा। इसके लिए भी हम हैविंग क्लोज का यूज करेंगे। सो लुक एट हियर सेलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा काउंट विद इन ए पेयर ऑफ पैरेंथेसिस स्टार साइन मीन्स ये रिकॉर्ड को प्रदर्शित करता है। एस विद इन पेयर ऑफ कोटेशन साइन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज उस कॉलम का हेडिंग होगा जिसके अंतर्गत टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट वाइज आएंगे। फ्रॉम एम्प्लॉयज एम्प्लॉय यहाँ पे टेबल का नाम है। वेयर सैलरी ग्रेटर देन 25,000 जिनकी सैलरी 25,000 से ज्यादा है। ग्रुप बाय डिपार्टमेंट एंड हैविंग काउंट विद इन ए पेयर ऑफ पैरेंथेसिस स्टार साइन। ये काउंट नाम का जो एग्रीगेट फंक्शन है उसको सेलेक्ट स्टेटमेंट में भी यूज किया गया है और विद इन पेयर ऑफ पैरेंथेसिस स्टार का साइन दोनों जगह यूज किया गया मीन्स हैविंग में भी और सेलेक्ट में भी। देन ग्रेटर देन 10 सेमीकोलन। जिस विभाग में या जिस डिपार्टमेंट में 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं
और उनकी सैलरी 25,000 से ऊपर है, उन्हीं का टोटल आएगा, अदरवाइज बाकी के एम्प्लॉइज को टोटल में शामिल नहीं किया जाएगा। So now this is end of the session. Get ready to join doubt class. Thank you very much.